नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं वोट फॉर गुड और आज हम लोग मौजूद हैं अमृतसर के खालसा कॉलेज में। मेरे पीछे ये ऐतिहासिक बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, 1892 में ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी, 1911 में बनकर तैयार हुई थी ब्रिटिश काल। लेकिन इस दौरान सिक्स कॉलेज ने सोचा कि हिंदुस्तानियों को भी पढ़ने का अधिकार होना चाहिए और वो यहाँ से यानी कि अपने देश छोड़कर कहीं बाहर ना जाएं, इसके लिए यहीं पर सुविधाएं होनी चाहिए, जिसके लिए सिख युवकों की तरफ से, सिख लोगों की तरफ से, इस कॉलेज की तरफ से, बुद्धिजीवियों की तरफ से चंदा इकट्ठा किया गया था और कई सिख महाराजाओं ने यहाँ पर अपना अपना योगदान देते हुए लैंड भी दी और इस बिल्डिंग को तैयार करवा गया। बहरहाल इसके आर्किटेक्ट के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन वोट फॉर गुड की शुरुआत करते हैं क्योंकि कल पंजाब में चुनाव होने वाला है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी तीसरे चरण के मतदान की ओर बढ़ रहा है, तो हम आपको दिखाएंगे चुनावों से जुड़ी तमाम दिलचस्प खबरें। आइए शुरुआत करते हैं वोट फॉर गुड की। उत्तर प्रदेश भी तीसरे चरण के चुनावों की तरफ रुख कर रहा है। कल सुबह मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। 16 जिले हैं, 59 सीटें हैं, लेकिन इसमें 9 जिले ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम और यादव बहुल इलाका सबसे ज्यादा है। यानी कि देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का MY फैक्टर यहाँ पर काम करता है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रखी है। तो इस इलाके का गणित हम आपको समझाते हैं। दो 2022 के सियासी संग्राम का तीसरा चरण, 16 जिलों की 59 सीटों का रण क्षेत्र। बाजी किसके हाथ लगेगी, ये फैसला होगा 20 फरवरी को, जब EVM में अपनी पसंद का बटन दबाकर जनता चुनेगी अपने इलाके का नुमाइंदा। अब वो रंग कौन सा देखेगी नहीं पता, लेकिन इस रंग का ताल्लुक होली के रंगों से होगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जिन 59 सीटों पर 20 फरवरी को वोटिंग होनी है, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाली बेल्ट के 9 जिले शामिल हैं। यानी कि तीसरे चरण के रण में यादव लैंड भी सियासत का इम्तिहान लेने को तैयार है। 59 सीटों वाले जिन जिलों में चुनाव होना है वो हैं हाथरस, फिरोजाबाद, कासगंज, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर के जिले शामिल हैं। इसमें भी 8 जिले ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाते हैं। दूसरा, यहाँ मैनपुरी के करहल में अखिलेश ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर इस इलाके की जंग को दिलचस्प बना दिया है। गुरुवार को पूरा समाजवादी कुनबा बसों और रैलियों में नजर आया। 3 साल बाद बेटे के लिए मुलायम वोट भी मांग गए। करहल के सीट पर अखिलेश से मुकाबला करने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल उतरे हैं, जिनके समर्थन में माहौल लगातार बीजेपी के दिग्गज नेता बना रहे हैं। एक दिन पहले यहां गृह मंत्री अमित शाह बघेल के समर्थन में समाजवादी पार्टी का सूपड़ा साफ करने की अपील कर गए। तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त होने का दावा कर डाला है। वार पलटवार की धार भले ही तेज है, लेकिन 59 सीटों में जंग के बड़े चेहरे कौन से हैं, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है। हालांकि उससे पहले पिछले 2 चुनाव के नतीजों को भी समझ लीजिए। विधानसभा चुनाव 2017, बीजेपी 49 सीट, वोट प्रतिशत 46.40, SP 8 सीट, 27.17 वोट प्रतिशत, BSP 1 सीट, 21.31 वोट प्रतिशत, कांग्रेस 1 सीट, 4.34% वोट। विधानसभा चुनाव 2012, बीजेपी 8 सीट, SP 37 सीट, BSP 10 सीट, कांग्रेस 3, अन्य 1। पिछले विधानसभा चुनाव से बीजेपी के प्रदर्शन को समझा जा सकता है। यही वजह है कि वो इस इलाके में समाजवादी पार्टी को कड़ी टक्कर देने में पीछे नहीं है। हालांकि बीजेपी ने जिन चेहरों पर दांव खेला है या फिर इनका जिन समाजवादी पार्टी के चेहरों से मुकाबला है, उसमें बाजी कौन मारेगा ये तय कर पाना मुश्किल है। विधानसभा सीट करहल, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, बीजेपी से SP बघेल, BSP से कुलदीप नारायण, कांग्रेस से कुलदीप कुमार सिंह। विधानसभा सीट जसवंत नगर,
एसपी से शिवपाल यादव, बीजेपी से विवेक शाक्य, बीएसपी से ब्रजेंद्र प्रताप सिंह, आप से ज्ञानेश कुमार। विधानसभा सीट कन्नौज, बीजेपी से असीम अरुण, एसपी से अनिल कुमार दोहरे, बीएसपी से समरजीत दोहरे, कांग्रेस से विनीता देवी। विधानसभा सीट सीसामऊ, एसपी से हाजी इरफान सोलंकी, बीजेपी से सलील बिश्नोई, बीएसपी से रजनीश तिवारी, कांग्रेस से हाजी सुहेल अहमद। विधानसभा सीट महाराजपुर, बीजेपी से सतीश महाना, एसपी से फतेह बहादुर सिंह गिल, बीएसपी से सुरेंद्र पाल सिंह, कांग्रेस से कनिष्क पांडे। विधानसभा सीट फर्रुखाबाद, एसपी से सुश्री सुमन मौर्य, बीजेपी से मेजर सुनील दत्त द्विवेदी, बीएसपी से विजय कुमार कटियार, कांग्रेस से लुइस खुर्शीद। विधानसभा सीट सादाबाद, बीजेपी से रामवीर उपाध्याय, आरएलडी से प्रदीप चौधरी गुड्डू, बीएसपी से डॉक्टर अविन शर्मा, कांग्रेस से मथुरा प्रसाद। तीसरे चरण में जातियों का समीकरण भी सभी पार्टियों के लिए अहम रहने वाला है, क्योंकि इस चरण के 8 जिलों में यादव और मुस्लिमों की आबादी ठीक है। बीजेपी जहां गैर यादव ओबीसी को साधने की जुगत में रही, तो वहीं एसपी अपने परंपरागत वोट को लेकर। नतीजे सबकी रणनीति की पोल खोल देंगे। लखनऊ से शिल्पी सेन, कानपुर से तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब आपको रायबरेली लिए चलते हैं, जहां पर अमित शाह ने प्रचार की कमान संभाल रखी। वैसे ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और इसीलिए प्रियंका गांधी मैदान में है। 2 दिन में कम से कम 7-8 नुक्कड़ सभाएं वो कर चुकी हैं, लेकिन उनकी ये नुक्कड़ सभाएं वोटर को मतदान केंद्र तक कितना ला पाएंगी, ये तो खैर 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन टक्कर बहुत कड़ी है। प्रियंका को जहां अपना घर बचाना है, वहीं अमित शाह यही से दावा कर रहे हैं कि इस बार बीजेपी 300 पार। इन तस्वीरों को मामूली मत समझिएगा। ये तस्वीरें कांग्रेस की उस आखिरी सियासी जमीन की है जहां अभी भी सोनिया गांधी की बदौलत कांग्रेस यूपी में खड़ी है। मैदान रायबरेली का है, जहां विपक्ष की सियासी जमीन हथियाने की खातिर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, लेकिन दूसरी तरफ उसे पुरजोर तरीके से बचाने में जुटी प्रियंका गांधी। इस जमीन के एक हिस्से में दरार आ भी चुकी है, क्योंकि 2017 में जो लड़की यहां से लड़कर विधानसभा पहुंची वो अब साथ छोड़ गई है। ये कोई और नहीं, रायबरेली सदर की विधायक अदिति सिंह थी, जो अब कांग्रेस की बागी और बीजेपी की उम्मीदवार है। इस किले को बचाने प्रियंका 2 दिन रहेंगी और उतने ही दिन उनके निशाने पर बीजेपी शासन में मैंने फर्क ये देखा है कि रायबरेली को तो पूरी तरह से नकारा गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी हमने प्रोजेक्ट शुरू किए थे, चाहे वो एम्स हो चाहे कोई और प्रोजेक्ट हो, वो तो सबसे पहले तो ये उनको बंद करने का काम किया गया। दूसरी बात, रायबरेली की जनता को नकारा गया। तीसरी बात, जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो किसानों की समस्या है, वो हद से ज़्यादा बढ़ गई हैं। आप मुझसे मत पूछिए, आप कहीं भी जाके किसी भी दुकानदार से पूछ लीजिए, किसी भी किसान से पूछ लीजिए, किसी भी नौजवान को पकड़ के पूछ लीजिए कि भाई तुम्हें रोजगार मिला। कांग्रेस को डूबती नैया बुलाने वाली बीजेपी और उसके साथी जानते हैं कि कार्यकर्ताओं की गैर मौजूदगी से बचाने की कोशिश सिर्फ गांधी परिवार ही करेगा। बात यूपी की है तो फिर सबसे पहले प्रियंका ही नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश का प्रभार अपने कंधों पर लेकर प्रियंका गांधी बीते कई महीनों से प्रदेश के सड़कों पर द्वंद्व कर रही हैं। रायबरेली में भी नुक्कड़ सभाओं के जरिए अपने पुराने वोटरों को प्रियंका ने रिझाने की कोशिश की। रायबरेली पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने विकास के मुद्दों की बात की और बीजेपी पर जातिगत राजनीति का आरोप लगाया। अपनी माता के गृह जनपद में पहुंच के कहीं ना कहीं विधानसभाओं में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया है और सीधे तौर पर चुनौती बीजेपी को दी है। 2017 के चुनाव ने कांग्रेस को यहां लड्डू खाने का मौका तो जरूर दिया, लेकिन इस लड्डू ने बाद में कांग्रेसियों का ही हाजमा खराब कर दिया। जाहिर है इस बिगड़े जायके पर कोई तंज कस रहा है तो कोई अफसोस कर रहा है। भाजपा वाले बताएं कि जो अमेठी में जितनी भी फैक्ट्रीज थी, जितनी भी संस्थान थी, जितनी भी सड़कें बनी, जितना भी विकास हुआ, वो किसने किया? भाजपा ने किया। और अगर हम भूल जाते तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तो मेरी माँ यहाँ की सांसद क्यों है?
तो मेरी दादी यहाँ की सांसद क्यों थी, मेरे पिता अमेठी के सांसद क्यों थे, मेरे भाई अमेठी के सांसद क्यों थे, अगर हम भूल जाते हैं तो। और अगर हम भूल जाते तो अमेठी की जनता और रायबरेली की जनता जब देश भर में फंसी हुई थी कोरोना के समय, तो उन्होंने हमको क्यों फोन किया। रायबरेली बार बार गांधी परिवार को जिता के भेजता है और बस वो लोग चुनाव के टाइम नजर आते हैं। तो क्या दिया है, मतलब वोट लिया जरूर है, दिया क्या है वो खुद ही बता दें, वो खुद बता दें। इससे पहले कब आए थे वो रायबरेली? यहाँ के गरीबों की मजलूबों की जो समस्याएं हैं उनको उनसे अवगत होने के लिए वो लास्ट यहाँ कब आए थे? कांग्रेस को रायबरेली ने एक तरफा प्यार दिया है। संसदीय चुनाव का इतिहास पिछले 10-20 बरस का तो यही है, लेकिन विधानसभा में ये प्यार टुकड़ों में ही मिला, ये भी सच है। लेकिन इस टुकड़े पर भी बीजेपी की टेढ़ी नजर है और ये प्यार बंटे ना, इसलिए बीजेपी के चाणक्य अमित शाह खुद यहाँ बिसात बिछाने पहुंच गए, जहां कांग्रेस को निशाने पर रखकर एसपी और बीएसपी पर भी तीर चला दिए। माताओं, भाइयों, बहनों, ये उत्तर प्रदेश में कई साल से सपा बसपा बसपा सपा ये बुआ भतीजा की सरकारें चली। जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण, इसके अलावे उन्होंने कोई काम नहीं किया। मैं तो आज रायबरेली में आया हूं भाई, गांधी परिवार का ये सीट होता था, है भी। मुझे बताओ, भाजपा शासन आने से पहले, योगी सरकार बनने के पहले कभी बिजली रानी आपके घर में 24 घंटा आती थी क्या? रायबरेली में चौथे चरण यानी कि 23 फरवरी को चुनाव होने हैं। जिले में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। 2017 में बीजेपी 3 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब रही थी। अखिलेश यादव, बहन जी, ये राहुल बाबा देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? जोर से बोलो, रख सकते हैं क्या? गरीबों का भला कर सकते हैं क्या? किसानों का भला कर सकते हैं क्या? युवाओं को रोजगारी दे सकते हैं क्या? बहनों को सुरक्षा दे सकते हैं क्या? हर घर में पीने का पानी दे सकते हैं क्या? हर घर में गैस का सिलेंडर दे सकते हैं क्या? 5 लाख तक का स्वास्थ्य का सारा खर्चा दे सकते हैं क्या? सियासी दांवपेच और जनता के फैसले भी अजीबोगरीब होते हैं। एक समय था जब कांग्रेस का अपने गढ़ में कब्जा था। सोनिया, प्रियंका, राहुल का जादू यहाँ पर सिर चढ़कर बोलता था। समय ने फिर करवट बदली और गांधी परिवार के गढ़ में कमल खिला। रायबरेली से अभिषेक मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। अब आपको लिए चलते हैं पीलीभीत, जहां बंदरों ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की नाक में दम कर रखा है। दरअसल यहाँ के अनाज मंडी में निर्वाचन आयोग ने एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रूम बनाया है, इसलिए ताकि पूरी मतदान प्रक्रिया पर निगरानी रखी जा सके। यहाँ पर अलग अलग जगह पर अलग अलग कोनों में सीसीटीवी लगाए गए हैं, लेकिन बंदरों ने आकर सारे सीसीटीवी तहस नहस कर दिए। जिन बंदरों को आप भागता हुआ देख रहे हैं, ये कोई आम बंदर नहीं है। इन दिनों ये बंदर खबरों की सुर्खियां बटोर रहे हैं। आखिर ये बंदर भाग क्यों रहे हैं? आखिर कौन इनके पीछे पड़ा है? तो जनाब, आपको बता दें कि इनके पीछे कोई नहीं पड़ा, बल्कि ये पीछे पड़े हैं सीसीटीवी कैमरों के। आखिर क्या है पूरा माजरा, आइए आपको तफसील से बताते हैं। ये पीलीभीत की अनाज मंडी है। यहाँ चौथे चरण में मतदान होना है। 23 फरवरी को यहाँ की जनता वोट करेगी। इस लिहाज से निर्वाचन आयोग ने यहाँ स्ट्रांग रूम तैयार किया। ये जो बड़े बड़े बक्से आप देख रहे हैं, इनमें ईवीएम मशीन और वीवीपैट सहेज कर रखा गया है। निगरानी और सुरक्षा के लिहाज से स्ट्रांग रूम के चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अनाज मंडी है तो यहाँ बंदरों को खाने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाता है, तो इन बंदरों ने अनाज मंडी में ही अपना डेरा जमा लिया है। अब भला बंदरों को क्या मालूम कि निर्वाचन आयोग ने स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए महंगे महंगे सीसीटीवी लगवाए हैं। आखिर बंदर तो बंदर ही है। आपने कहावत तो सुनी ही होगी, बंदर के हाथ में नारियल। तो पीलीभीत की अनाज मंडी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बंदरों ने सीसीटीवी के सारे इंतजाम को तहस नहस कर दिया। पीलीभीत जिले में
मंडी में चारों विधानसभा के स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए या उसकी बिल्डिंग को सुरक्षा के लिए 52 कैमरा लगाए गए हैं। 11 तारीख को रात में लगभग 26 कैमरे बंदरों द्वारा नष्ट कर दिए गए। यद्यपि ग्रीस तारों में लगा दी गई थी तो तार नहीं तोड़े गए, लेकिन कैमरों को उनके द्वारा जो है काट करके नीचे गिरा दिया गया। सुबह जब जानकारी हुई, क्योंकि 12 तारीख से कमीशनिंग होनी थी, तो सुबह हम लोगों ने उन सभी कैमरों को रिप्लेस कराया। तो सुना आपने बंदरों ने क्या किया। इन बंदरों ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के नाक में दम कर रखा है, लिहाजा इनसे निजात पाने के उपायों पर चुनाव अधिकारियों ने तुरंत फैसला किया और वन विभाग के कर्मचारियों समेत अनाज मंडी के चप्पे चप्पे में बंदरों को भगाने के लिए लठैतों की ड्यूटी लगा दी। बंदर को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम आई है। हम लोग सावधानी भी बरत रहे हैं। तो हमने एडिशनल एसपी साहब से कहा था कि एक लंगूर वहाँ पर घुमा दिया जाए ताकि ये भाग सकें, लेकिन वन विभाग की टीम आ गई है। वो कल से पकड़ रहे हैं। कुछ बंदर पकड़े भी गए हैं और जंगल में छोड़े भी गए हैं। बंदरों को अनाज मंडी के अहाते से दूर रखने के लिए यहाँ 3 टीमें तैनात की गई हैं। 9 लोगों को मिलाकर एक टीम बनाई गई है। अभी तक टीम ने 7 बंदरों को पकड़ा है। इसके अलावा 24 घंटे निगरानी के लिए 25 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। टीम का काम न केवल बंदरों को अनाज मंडी के बाउंड्री वॉल से दूर रखना है, बल्कि उन्हें पकड़कर जंगलों में छोड़ना भी है। ये पिंजरे लगाए हैं, पिंजरे में केला डालते हैं, उसमें फंस जाते हैं। बता लंगूरी बंदर बुलाए जाएंगे? लंगूरी बंदर से एक भी नहीं आएगा। अच्छा, ये लंगूरी बंदर एक आ जाए तो ये फिर नहीं आएंगे। हाँ, भाग जाते हैं। वो भाग जाते हैं उसके। बहरहाल पीलीभीत के अनाज मंडी में बने इस स्ट्रांग रूम की निगरानी बहुत स्ट्रांग तरीके से की जा रही है, ताकि चुनाव से लेकर वोटों की गिनती होने तक कोई भी बंदर बाधा विघ्न न पैदा कर सके। फिर भी बंदर तो बंदर ही है। निगरानी में जरा सी चूक निर्वाचन आयोग के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। पीलीभीत से सौरभ पांडे, गुड न्यूज टुडे। पंजाब में चुनाव है। कल वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस बार का पंजाब चुनाव कई मायनों में बहुत दिलचस्प रहा। जहां 5 कोणीय मुकाबला इस बार देखने को मिल रहा है, वहीं अलग अलग पार्टियों के अलग अलग नेता अपनी अपनी किसी न किसी वजह से सुर्खियां भी बटोर रहे हैं, अच्छी हो या बुरी। बहरहाल क्या कुछ इस बार अलग दिखा है वो हम आपको दिखाते हैं। कहीं प्रचार का अनोखा अंदाज तो कहीं सबसे ज्यादा उम्र में मैदान में उतरने की मजबूरी। यानी कुल मिलाकर इन तस्वीरों ने पंजाब के सियासी माहौल पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब वक्त ज्यादा नहीं बचा है। रविवार को जनता इस बात पर मुहर लगा देगी कि उसको भरोसा किस पर है, किसके वायदे पर, किसके नारे पर और उम्मीदें कहां से हैं। 117 सीटों पर होने वाले चुनाव में कई ऐसे फैक्टर हैं जो प्रत्याशियों से जुड़े हैं, जिनमें उनकी शिक्षा, उन पर दर्ज हुए केस, उनकी दौलत शामिल है। जनता वोट करते वक्त इसका कितना ख्याल रखेगी ये अलग सवाल है, लेकिन ये जानना बेहद अहम है कि आपके नुमाइंदे पर लगे दाग कौन से हैं। पंजाब इलेक्शन वॉच और एडीआर की तरफ से चुनाव लड़ रहे कुल 1304 में से 1276 उम्मीदवारों के हलफनामे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिसके मुताबिक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों में 315 दागी हैं। इनमें से कुछ के खिलाफ मर्डर और रेप का केस दर्ज है, जबकि 521 उम्मीदवार करोड़पति हैं। दूसरी तरफ 695 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी शिक्षा 5वीं से 12वीं के बीच है। वहीं 49 उम्मीदवार अनपढ़ हैं। इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा 671 प्रत्याशी उम्र के लिहाज से 41 से 60 वर्ष के बीच हैं। खास बात यह है कि जिन 315 उम्मीदवारों पर केस दर्ज होने की बात सामने आई है, उसमें से भी कई तो ऐसे हैं जिन पर गंभीर मामले दर्ज हैं। हलफनामे में दिए गए ब्यौरे के मुताबिक कुल 315 में से 218 उम्मीदवारों के खिलाफ संगीन अपराध है। इनमें सबसे ज्यादा 65 शिरोमणि अकाली दल से,
58 आम आदमी पार्टी से, 27 बीजेपी से, 4 शिरोमणि अकाली दल संयुक्त, 3 बीएसपी, 16 कांग्रेस और 3 कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस के हैं। 15 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ महिला संघ अपराध से जुड़े केस हैं। इसमें 2 रेप केस हैं, 4 उम्मीदवारों पर मर्डर केस और 33 पर हत्या के प्रयास का केस है। इसी तरह पार्टियों के सिर्फ मुख्यमंत्री चेहरे ही नहीं पैसे वाले हैं, बल्कि दूसरे प्रत्याशी भी कई ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों की दौलत है। हलफनामे से जो जानकारी सामने आई है वो बताती है कि 521 करोड़पति उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा 107 कांग्रेस में है। इसके अलावा 89 शिरोमणि अकाली दल से हैं। आम आदमी पार्टी के 81 उम्मीदवार करोड़पति हैं। भाजपा के 60, बसपा के 16, शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के 11 और पंजाब लोक कांग्रेस के 16 उम्मीदवार करोड़पति हैं। वैसे महिलाओं को लेकर पार्टियों का नजरिया थोड़ा सा अलग है और महिलाओं को लेकर भले ही मैनिफेस्टो में तमाम तरह की बातें हों, लेकिन हर पार्टी की कैंडिडेट लिस्ट से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार पार्टियां कितनी महिलाओं को कहां किस तरीके से मौका दे रही हैं। 2022 के चुनाव में पंजाब में सिर्फ 90 महिलाएं चुनाव मैदान में हैं। इनमें सबसे ज्यादा 26 निर्दलीय हैं। आम आदमी पार्टी ने 12, कांग्रेस ने 11, बीजेपी ने 6, शिरोमणि अकाली दल ने 5, बहुजन मुक्ति पार्टी ने 4 महिलाओं को टिकट दी है। शिक्षा के लिहाज से अगर इन प्रत्याशियों की बात करें तो भी कोई बड़ा उलटफेर या सियासत की कोई ऐसी तस्वीर नहीं उभरती जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि अब हाईली प्रोफेशनल लोगों का बोलबाला बढ़ रहा है। अनपढ़ 49, शिक्षित 21, 5वीं पास 75, 8वीं पास 118, 10वीं पास 263, 12वीं पास 239, ग्रेजुएट 199, ग्रेजुएट प्रोफेशनल 135, डॉक्टरेट 8, अन्य 24, नहीं बताए 4। प्रत्याशियों के शिक्षा की इस तस्वीर के पीछे बड़ा कारण इनकी उम्र भी है, यानी युवाओं का झुकाव सियासत या चुनाव लड़ने की तरफ कम ही है। यहाँ चुनाव लड़ने वालों की सबसे बड़ी तादाद अधेड़ उम्र के लोगों की है। हलफनामा खंगालने पर साफ पता चलता है कि 25 से 30 साल के 77, 31 से 40 साल के 272, 41 से 50 साल के 373, 51 से 60 साल के 298, 61 से 70 साल के 207, 71 से 80 साल के 47, 81 से 100 साल के बीच 2। 90 महिलाओं के मुकाबले 1185 पुरुष उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और एक थर्ड जेंडर ने भी अपनी किस्मत आजमाई है। ये आंकड़े आपके सामने नतीजों की कोई तस्वीर नहीं रखते, लेकिन आपके अपने नुमाइंदे को चुनने की वजह जरूर देते हैं ताकि आप अपने इलाके की समस्याओं के समाधान के लिए सही प्रत्याशी चुन सकें। वैसे ये आंकड़े आपके सामने नतीजों की तस्वीर तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन हाँ, नुमाइंदा चुनने के लिए एक बड़ी पिक्चर जरूर तैयार कर दे रहे हैं ताकि आप अपने मताधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल करें, आप अपने मुद्दों को लेकर एक सही प्रत्याशी के लिए निर्णय लें। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ नवजोत रंधावा, गुरदासपुर, गुड न्यूज टुडे के लिए। पंजाब चुनावों में इस बार जो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था वो था पलायन का। ड्रग्स भी एक इशू है, यानी दोनों ही मुद्दे कहीं ना कहीं यूथ से जुड़े हुए हैं और हर पार्टी ने अपनी तरफ से दावा किया है कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो पहली बात पंजाब को कनाडा बना दिया जाएगा, यानी कि पलायन से रोका जाएगा युवकों को, और दूसरी बात ड्रग्स की समस्या हल होगी। देखिए, सरकारें जो वायदा करती हैं वो कब निभेंगे उसके बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, निभेंगे भी या नहीं, लेकिन एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। एक कुड़ी जिदा ना मनदीप, उसी से मिलवाते हैं। देखिए किस तरीके से मनदीप ने अपने पूरे गांव की तस्वीर बदल कर रख दी है। मनदीप ने अपने पूरे गांव को आईटी हब में तब्दील कर दिया है और आज की तारीख में अमृतसर के बगल में टंगरा गांव में रहने वाली मनदीप ने शहर के लोगों को अपने गांव में एम्प्लॉयमेंट दे रखी है। और इतना ही नहीं, उनके गांव के लोग भी उनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखिए मनदीप की ये कहानी। चुनावों की कवरेज करते करते दो चीजें जो सबसे ज्यादा मेरे जहन में आई वो ये कि इस बार या कहीं कि हर बार सबसे बड़ा मुद्दा जो होता है, पहली बात पलायन, खास तौर पर यूथ का पलायन, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो हमने पंजाब में नोटिस की है वो ड्रग्स।
आज मैं आपको अमृतसर के ठीक बगल में टंगरा पिंड लेकर आई हूँ और ये पिंड क्यों खास है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। 3 खास चीजें इस पिंड की। पहली बात, आपने सुना होगा कि गांवों से लोग शहरों में जाते हैं नौकरी के लिए, लेकिन ये वो गांव है, वो आईटी गांव है जहां शहर से लोग यहां पर आते हैं नौकरी के लिए। और इस गांव का नाम रोशन करने वाली मनदीप कौर टांगरा इस वक्त मौजूद हैं। बहुत स्वागत है मनदीप आपका। थैंक यू सो मच, नमस्ते। सो मनदीप, शुरुआत कहाँ से, स्कूल कैसा था? स्कूल आई स्टडीड इन सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल जंडियाला गुरु। तो यहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर्स है मेरे गांव से। और जब मैं अभी पैदा हुई थी तो मेरे मम्मा मुझे स्कूल ले गए, तो वो प्रिंसिपल को कहते कि एडमिशन मतलब कितने साल के बच्चे की हो जाती है, तो वो कहते कि किसकी करवानी है, वो कहते इसकी करवानी है, कहते ये तो अभी बहुत छोटा है। सो उस तरह का थॉट प्रोसेस था पेरेंट्स का, कि मन था उनका कि अच्छी एजुकेशन वो दें। और till my schooling I went for like 10 kilometers every day to study. So I studied in LPU Jalandhar और मेरी जो यूनिवर्सिटी है वो अराउंड 65 किलोमीटर्स है मेरे गांव से। बट मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने कभी छुट्टी नहीं की 5 साल में। तो मैंने BBA MBA किया एंड आई वाज। कितने बजे उठते थे सुबह यहाँ? मेरा एक डिफरेंट सेट पैटर्न रहा है। मैंने जब मैं वापस आना कॉलेज से अराउंड 7 o'clock, तो मैंने आते ही सो जाना पहले। तो रात को 12 बजे तक मैंने सोना, 1 बजे तक सोना, और उसके बाद उठ के फिर मैंने पढ़ना और सीधा ही फिर तैयार होके मैंने चले जाना। पापा को देख देख के अंदर से कंपल्शन बड़ी होती थी कि टॉप करना है, क्योंकि पेरेंट्स बहुत मेहनत से पढ़ा रहे थे। हर सेमेस्टर में मेरे दिमाग में एक टेंशन रहती थी कि मेरी फीस अभी मैंने दी नहीं है या फीस मेरी लेट हो गई है। हालांकि मम्मा पापा बहुत मेहनत करके मैनेज कर लेते थे चीज़ों को, बट टाइमिंग कई बार आगे पीछे हो जाती थी। तो मुझे बड़ा कई बार बुरा भी लगता था कि मैं हर सेमेस्टर टॉप भी करती हूँ और एप्लीकेशन लेके मुझे खड़े भी होना पड़ता है। बट शायद वही मेरा ट्रिगर रहा है कि मैंने फर्स्ट आना है। मुझे होता था कि मैं फर्स्ट आऊँगी तो मुझे कोई नहीं कहेगा कि तुमने अभी फीस नहीं दी। बट यस, 5 साल अच्छी पढ़ाई कर ली और मुझे प्राउड है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ी। मेरे पेरेंट्स ने मेरी फीस पूरी कंप्लीट कर दी। सच में हमने बहुत ही स्ट्रगल किया है। पहले हमारे पास ये चक्की ही थी, तो मशीनें लगी हुई थी। तो मैंने जब देखा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि हम शॉप अपना हैंडलूम वगैरह खोल लेते हैं। बहुत अच्छा हैंडलूम चला मेरा। तो मैंने बैंक से लोन लेकर हैंडलूम खोला। तब भी मेरे को ऐसे लगा कि तब भी पैसे पूरे नहीं पड़ रहे। हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी, 1-2 प्लॉट थे, हमने उसे सेल कर दिया। तब तो बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते थे, मतलब हमें लाख रुपया 70,000 रुपया फीस वगैरह बहुत ही ज़्यादा लगती थी। तो हमने जो भी हमारे पास था हमने तभी सेल करके इसको बढ़ाया। पेरेंट्स ने जो लोन लिया था, मेरे पेरेंट्स ज़्यादा बैंकिंग नहीं करते थे, सो थोड़ा लोन जैसे गाँव में ले लेते हैं इंटरेस्ट पे, तो लोन थोड़ा उन्होंने बड़ा हैवी ले लिया था तब। तो जब मुझे MBA के बाद पता चला कि थोड़ा गड़बड़ है, फिर हमने सब सारा ठीक किया, क्योंकि गांव में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। सो इट वाज वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर माई पेरेंट्स कि वो इतना मैनेज कर पाते फंड्स जितना मेरे पढ़ाई के लिए चाहिए था। बट ये मैं कहती हूँ कि किताबों में मैं हमेशा अमीर रही हूँ। मैं उन बच्चों में से नहीं रही कि जो पुरानी किताबें, लाइब्रेरी की किताबें पढ़ते थे। मैं हर बार अपनी किताबें खरीदती थी। मैं यहाँ पे और मैंने अपनी बैकग्राउंड देखी कि मेरे पापा की एक आटा चक्की है गाँव में। 1-1 रुपया करके उन्होंने मुझे पढ़ा लिया। हमने डिसीजन ले लिया कि हम यहाँ पे रहेंगे। तो आई बिलीव कि यहाँ पे और भी मनदीप बहुत होंगी अभी, तो मुझे उनको आगे लेके आना है। सो जब मैं थी तो मनदीप कोई नहीं थी मुझे गाइड करने वाली। अब तो मैं हूँ, तो मैं बिलीव करती हूँ कि हमारे गांव से बहुत सारी मनदीप निकलेंगी। पहले मैंने गांव में स्टार्ट किया। मुझे याद है कि हमने 1000-1500 रुपये पे एक शॉप ली थी। मेरे मम्मा ने घर के बिल्कुल सामने फर्स्ट फ्लोर पे मुझे लेके दी। और जब मैं जॉब करती थी तो सुबह 7 से 11 पहले इधर काम करती थी, 7 से 10, 7 से 11, और बाद में फिर मैं मॉल चली जाती थी। कितने दिन की आपने जॉब? मैंने ऑलमोस्ट 2 ईयर प्लस मैंने जॉब की है। हाँ, तो फिर शुरू में मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट से स्टार्ट किया, और लेटर ऑन जैसे जैसे IT का ट्रेंड इतना बढ़ता गया तो आई शिफ्टेड टू IT सर्विसेज वेंचर। एम्प्लॉइज तो शुरू से मेरी सोच रही है कि मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ के 10 साल में हम 100 गए हैं, तो इट इज़ एन अचीवमेंट। मैंने कभी
बहुत ज़्यादा बोझ नहीं लिया कि क्योंकि आई डोंट वांट टू प्ले विद द लाइफ्स ऑफ पीपल। मैं लोगों की ज़िंदगी के साथ उनको परेशान नहीं करना चाहती। ये कंपनी मैंने लोगों को जॉब देने के लिए, उनके घरों को बेटर करने के लिए खोली है, ना कि मैं उनको कभी भी निकाल दूँ, कभी भी रख लूँ। ठीक है, सो वो नहीं मैं कर सकती क्योंकि कल्चरली बड़ा इंटैक्ट है मेरा वेंचर। 25% जो मेरे एम्प्लॉयज़ हैं वो 15 किलोमीटर के एरिया के बीच में होने चाहिए। ये हमारी कंपनी पॉलिसी है क्योंकि तभी फ़ायदा है हमारा यहाँ पे रहने का। यहाँ पे रह के जैसे आप देखते हैं ना कि IIM कॉलेजेस, IIT कॉलेजेस होते हैं, तो हमारे जैसे IIM अमृतसर में भी है, तो ये श्योरिटी नहीं है कि पंजाब के कितने बच्चे होंगे। कई बार कोई भी नहीं होता पंजाब का, या 2 ही होते पंजाब के, तो मैं वो नहीं चाहती। इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो 25% में 15 किलोमीटर के एरिया के बीच के बच्चों को दी है। बाकी जो 25% है वो ऑल ओवर पंजाब से कहीं से भी हो सकते हैं। एंड 50% जो है, क्योंकि IT में हमें क्रीम बच्चे भी चाहिए कि जो शहरों में हु नो द कल्चर, US कनाडा में कैसे काम करना है, क्योंकि हमारे 60% क्लाइंट्स जो हैं वो अब्रॉड क्लाइंट्स ही होते हैं। सो इस तरह का मिक्स एंड मैच जो कि हमने बनाया। और हम एम्प्लॉय को बहुत इनकरेज करते हैं कि वो 5 ईयर एम्प्लॉय बने हमारा। सो जो एम्प्लॉयज़ 5 साल कंप्लीट कर लेते हैं कंपनी में, उनके लिए अलग फैसिलिटीज़ हैं। मुझे लगता नहीं है कि आने वाले समय में मुझे जो टॉप रिसोर्सेज हैं मेरी कंपनी के, जो लीडर्स हैं, वो बाहर से चाहिए। मेरे गांव के बच्चे ही मेरे लीडर्स होंगे। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ ग्रोथ भी इतना ज्यादा है कि बाहर का कभी मन में आता ही नहीं। कई बार मेरे जैसे क्लाइंट USA के हैं तो मेरे को अप्रोच करते हैं कि हमारे पास आ जाओ ना डायरेक्टली, बट यहाँ पे गुड ग्रोथ और गुड कल्चर, जैसे मैम को देख के इंस्पिरेशन मिलती है ना, मोटिवेशन मिलती है, तो कभी मन में आता ही नहीं है कि बाहर में जाना है हमने। यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का वर्किंग कल्चर और यहाँ के एम्प्लॉयज बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। एंड स्पेशली मनदीप मैम, शी इज अ मोटिवेशनल ड्राइव हियर। उनसे हमें जो जोश और जो मोटिवेशन मिलता है, वी डेफिनेटली पुट इन आवर वर्क। एक्चुअली रीजन ये रहा मेरे यहाँ आने का, मैं मैम को बहुत टाइम से फॉलो कर रही थी, राइट। एंड मेरे लिए तो ये एक बोलो कि ड्रीम था कि मैम के साथ काम करने का, जो विच कम्स ट्रू। एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि आई एम वर्किंग हियर। एम्प्लॉयज़ के लिए हमने ट्रांसपोर्टेशन इज़ द फर्स्ट थिंग, बड़े नॉमिनल चार्जेस पे हमने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट किया है। उसमें कंपनी जो है वो लॉसेस में जा रही है जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, तो सब्सिडाइज्ड रेट्स पे हमने किया है। 2 हमने बसेस ली हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, हालांकि वो नॉर्मली, क्योंकि हमारा हाईवे पे है गाँव, नॉर्मली बस पे भी आ सकते हैं, अपनी कन्वेंस पे भी आ सकते हैं, बट फिर भी मैंने उनको अच्छी फैसिलिटी हमने उनको दी है। ट्रांसपोर्टेशन बड़ा फ्लेक्सिबल कल्चर है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि इतने बजे ही आना है, आपने इतने बजे ही जाना है। वी आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। और ट्रेनिंग जो कि मेजर फैसिलिटी है, कोई भी कंपनी होगी ना, वो आपको आगे आगे नहीं सिखाएगी, वो क्योंकि उसको पता होता है कि जब आप आगे सीखोगे आप तो अगली कंपनी में चले जाओगे, आपको न्यू स्किल आ जाएगा। बट यहाँ पे हम सेल्फलेसली वी आर ट्रेनिंग पीपल, वी आर ट्रेनिंग देम रियली वेरी हार्ड। तो एक ये है ना कि जो जॉब है वो बड़ी एक अच्छा प्राउड फील करने वाली जॉब है। जब किसी की IT कंपनी में जॉब लगती है ना, तो उसको ये अंडरस्टूड ही है कि चाहे उसको 6,000 मिलना है, चाहे 60,000 मिलना है, उसने एक AC रूम में बैठना है, कंप्यूटर आगे पड़ा होगा, चेयर उसकी पर्सनल है, राइट, इंग्लिश में उसने टाइप करना है, उसने सीखने लग जाना है, ठीक है। तो जो वो क्रेज़ है ना कि हमने कंप्यूटर पे बैठना है, कि जो हमारे लिए पड़ा हुआ है वहाँ पे, तो वो उनमें लर्निंग का अर्ज डेवलप करता है कि मैंने सीखना है, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि मैंने सपोज कि 20-30 हज़ार के कंप्यूटर मंगवाए हैं कि जो उनको उस तरह की स्पीड, उस तरह का मज़ा ना आए। जो मेरे बेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ कंप्यूटर यूज़ करते हैं वही मैंने ट्रेनिंग में ही लगाए हैं, कि ताकि बच्चे एक्चुअल में सीखें, कोई फॉर्मेलिटी जो है वो ना हो। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि हम बच्चों को अच्छा इन्वायरमेंट दें और ये प्रूव करें कि प्यार से भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं। सो यहाँ पे इट्स अ मोर अ कम्युनिटी रादर देन अ कॉर्पोरेट नहीं है, ये एक कम्युनिटी आप कह सकते हैं कि एक कम्युनिटी है हमारी। और आपके क्लाइंट्स? यस, हमारे क्लाइंट्स जो हैं मेरे ऑलमोस्ट 10 लाख से ज़्यादा लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी स्टोरी को सोशल मीडिया पे। सो हमारी जो कम्युनिटी है, जो कनाडा में, US में, ऑस्ट्रेलिया में बैठी है, पंजाबी या इंडियन कम्युनिटी, वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं गांव में, वो भी कंपेल्ड हैं, वो हमें काम देते हैं। फिर चैलेंज, फाइनेंशियल चैलेंज हर बिज़नेस को होता है, बट मेरे चैलेंज थोड़े डिफरेंट रहे हैं क्योंकि मैंने नेगेटिव से शुरू किया। तो
इसीलिए मैं अपना कंपैरिजन नहीं किसी के साथ करती, क्योंकि वाकई जब मैंने शुरू किया आई हैड नो मनी, राइट। जो भी मेरे पास या वी कुड अरेंज उससे हमने स्टार्ट किया, और कोलैटरल इतने मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ आई लाइफ में कि मेरे पास थोड़े से पैसे हों तो मैं बिज़नेस को आगे कर सकूं, बट मैं कभी कोलैटरल अरेंज नहीं कर सकी। बैंकिंग में बहुत दिक्कत आई क्योंकि हम रूरल में बैठे हैं, और अगर हमारा खुद का घर भी है तो उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं लगाते हो, 10-15 लाख लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और कंपनी को चाहिए करोड़ों में पैसे, राइट। सो गाँव में होने के कारण जो हमारी लैंड की वैल्यू है, जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, वो बड़ा ही पुअर है, ठीक है। तो जो फैसिलिटीज़ एक आईटी कंपनी को बैंगलोर में, नोएडा में, दिल्ली में मिल रही हैं, वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तो 80% ऑफ द ब्रांच मैनेजर्स जो कि बिल्कुल रिमोट गांव में है, उनको पता ही नहीं आईटी कंपनी होती क्या है। सो इट इज़ अ बिग चैलेंज। फिर आईटी कंपनी का चैलेंज ये भी है कि आईटी कंपनी के पास मशीन्स नहीं होती, स्टॉक नहीं होता, कुछ एसेट नहीं होता कि जिससे वो कहे कि मेरे पास इतने लाख करोड़ का सामान पड़ा है, इसके अगेंस्ट लोन दे दो, क्योंकि हमारे जो बंदे हैं वही हमारा एसेट है, उनका दिमाग, उनकी नॉलेज ही सारा हमारा स्टॉक है। सोसाइटल प्रेशर भी बहुत रहा है, क्योंकि मैंने गाँव को, शहर को, विदेश को, किसी चीज़ को नहीं चुना। मैंने स्पेसिफिकली जहाँ पे मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ, मैंने उसी चीज़ को जो है वो चुना है। और बहुत लोगों को ये लगता था कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्लोज से क्लोज लोगों को भी लगता था कि ये नहीं मॉडल सक्सेसफुल है। और नॉर्मली तो बिजनेसमैन जब स्टार्टअप फेज में होता है ना, तो उसको थोड़ा सा सन की भी मान लेते हैं कि ये इसको पागलपन है बिजनेस का, तो वो पागलपन ही लगा लो कि यहाँ तक हमें ले आया है। कोविड में आईटी तो ग्रो किया है, बट जिन आईटी कंपनीज के सेक्टर्स फेवरेबल नहीं थे, सपोज मैं मेडिकल इंडस्ट्री का काम नहीं कर रही आईटी में, मैं एयर टिकटिंग का कर रही थी, तो लॉस हुआ, राइट। सो इसी तरह मेरी कंपनी को भी ऑलमोस्ट 60-70% का लॉस हुआ, बट मेरे लिए वो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को घरों से लेके आके उनको ट्रेन किया है, उनको यहाँ तक लेके आई हूँ, बहुत मेहनत की है स्टार्टिंग फेज़ में। जो पहले 20-25 एम्प्लॉई हैं, तो करेज नहीं था कि एम्प्लॉई को मैं कहूँ कि आप जाओ या उनको पे ना करूँ, राइट। सो 19 और 20 में वी वर अ प्रॉफिटेबल कंपनी। सो मैंने कोविड में फ़र्स्ट टाइम मैंने लोन लिया, और एक होता है ना लोन ले लिया थोड़ा बहुत, मैंने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, जितनी मेरी कैपेसिटी बनती थी मैंने पूरा लोन मैंने ले लिया, और आई जस्ट पेड सैलरीज। तो उसका आफ्टर इफेक्ट तो बहुत आया, बट जो मेरे एम्प्लॉयज़ 30-35 एम्प्लॉयज़ थे एक साल पहले, उन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी जान लगाई, हमने सब ने बहुत मेहनत की, हमने एक्नॉलेज किया कि कोविड में हमें सैलरीज मिली हैं, हमारी जो लाइफ है वो कंफर्टेबल रही है, फैमिलीज़ ने भी अप्रिशिएट किया, और आज हम 113 बंदे हो गए एक साल में। तो 9 साल लग गए मुझे 30 बंदे बनाते, बट जो मेरा 10th ईयर था उसमें हम 113 हो गए। तो इसको कहते हैं कंपाउंडेड वाला इफेक्ट, राइट। सो यू नीड टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस कि आपको 1 से 30 होने में हो सकता है कि 5 साल लग जाए, पर 30 से 300 होने में होता तो 1 साल ही लगेगा आपको। गवर्नमेंट ने कोई मदद की आपकी? गवर्नमेंट से मैं बहुत साइड लाइन ही रही हूँ हमेशा ही, तो मैंने काफ़ी फोरम्स भी अटेंड किए, मैंने बैंकिंग में मैंने बड़ा एक्सप्लोर किया कि मेरी किसी तरह हेल्प हो जाए, बट मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी है कि जिसमें एक वुमेन के पास कोलेक्ट्रल नहीं होता तो फिर भी उसको लोन मिल जाए। प्लस वही कि एथिक्स की बात आ जाती है। सो वुमेन के आगे और बहुत चैलेंज है, क्योंकि आगे यू डोंट हैव मैनी वुमेन, आगे वुमेन बहुत ज़्यादा नहीं है कि जो जिससे आप हेल्प मांग लो या अपनी प्रॉब्लम बता सको। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पॉलिसीज़ पेपर में ही हैं, कोलैटरल जो है वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, और कोलैटरल मेरे पास कभी भी नहीं था। क्या चाह रही हैं अभी सरकार से? सरकार से तो मैंने तो गिर के संभल के कुछ दुनिया बना ली है अपनी, पर आगे जो मेरे से इंस्पायर हो रहे हैं, अगर वो मेरी तरह ही फंस गए तो वो सोचेंगे कि मनदीप ने हमें गलत गाइड कर दिया। सो वी शुड वर्क ऑन गुड पॉलिसीज़ इन प्लेस, कि हमारे जो मेरे जैसी गर्ल्स हैं उनकी हेल्प हो सके, उनको अपने मम्मी पापा के घर बैंकों को ना देने पड़े, ठीक है ना। सो इट्स पेनफुल कि आप इतने परफॉर्मिंग हैं, आपको लाखों लोग फॉलो करते हैं, आप TEDx स्पीकर हैं, हर बेस्ट कॉलेज में आप जाके बोलते हैं, आप करोड़ों में सेल कर रहे हैं, 100 बंदों को पे कर रहे हैं, और फिर भी
आपको अपनी जो प्रोफाइल है, आपकी जो आपने मेहनत की है 10 साल में, उसके बेसिस पे लोन नहीं मिलता। आप कोलेटरल डिमांड करते हैं एक लोन देने के लिए, आप जो उसमें काबिलियत है बच्चे में उस पर ट्रस्ट नहीं करते कि ये कर सकता है। और हमारे जैसे बच्चे ऑन कैमरा आई एम सेइंग, हम में इतना करेज नहीं है कि हम ब्राइब कर सकें, हमारी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत मेहनत से पढ़ाया, 1 नंबर के पैसे से पढ़ाया, तो हमारा मन नहीं करता कि हम कुछ गलत करके आगे जाए। सो हमने स्लो ग्रोथ को चूज़ किया है लाइफ में कि धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे, बट हम कुछ गलत करके अपनी नींदें नहीं खराब करना चाहते। वैसे किसी गांव में आईटी कंपनी को चलाना आसान नहीं होता, लेकिन जाहिर सी बात है पंजाब की मनदीप ने कर दिखाया है। पर अब सवाल ये है कि यूपी, बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में रहने वाली उन तमाम मनदीप का है जो पंख से नहीं हौसले से उड़ना चाहती हैं, और उनकी सबसे बड़ी बाधा गांव या शहर नहीं बल्कि अफसर है। कैमरा पर्सन अजय ठाकुर के साथ नवजोत रंधावा, अमृतसर, गुड न्यूज टुडे के लिए। तो कल है पंजाब में मतदान, जिसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश भी तीसरे चरण के मतदान की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम आपको दिखा रहे थे वोट फॉर गुड ऐतिहासिक खालसा कॉलेज से, अमृतसर से। तो अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। जाना मुझे